नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और यह स्पॉटलाइट। और स्पॉटलाइट में आज हम बात करेंगे उन नायकों की जो इतिहास के पन्ने से निकले हैं और जिन्होंने समय समय पर बड़े पर्दे पर आकर लोगों को जागरूक किया है। और ऐसी एक फिल्म आ रही है स्वतंत्रता वीर सावरकर, जिसमें सावरकर का किरदार जीवंत कर रहे हैं रणदीप हुड्डा, जो हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आपको देख के एक ही बात ख्याल में आती है, वो ये बहुत सारे जो किरदार आपने निभाए ना, वो अलग अलग आंखों के सामने घूम जाते हैं, चाहे सरबजीत हो, और उनके लिए जो की हुई मेहनत है आपकी जी। कि कभी आप सावरकर के लिए भी मैंने सुना कि आप बहुत पतले दुबले हो गए, बीच में दिखाई भी दिए फोटोग्राफ्स में। जी जी जी। तो सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगा कि जब इस तरह के प्रोजेक्ट में कोई भी आदमी हाथ डालता है, खास तौर से एक एक्टर, तो बहुत घबराया हुआ होता है कि यार ये सब्जेक्ट जो है थोड़ा विवादित है और मैं डालूंगा तो ज़रूर मेरे ऊपर उंगलियां उठेंगी। जी। तो ये जानते हुए इसमें हाथ आपने डाला, वजह क्या रही? मुझे बहुत शुभचिंतकों ने बताया था कि खामखा तुम कलाकार आदमी हो, इसमें क्यों पढ़ रहे हो, तुम्हें एक पार्टी का बना दिया जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और सच बताऊं तो मैं भी सावरकर जी के बारे में इतना जानता नहीं था। एक दो लफ्ज़ जो उनके साथ जोड़े गए हैं, जो हमें डिस्कोर्स में मिलते हैं, और वो काला पानी गए थे, मोटी मोटी बातें मुझे पता थी ऊपर। तो। और मैं इतिहास का काफ़ी स्टूडेंट रहा हूँ, स्कूल में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होता था। तब मुझे लगा कि यार ये मुझे पता क्यों नहीं है। फिर मैंने उनके साथ जब पढ़ना शुरू किया तो मैं तो बहुत चक्का रह गया कि यार क्या क्या उनकी जीवनी में घटा और क्या क्या उनके साथ हुआ, किस किस सर्कमस्टांसेस में वो रहे, और कैसे उनकी सोच डेवलप हुई जो वो इंसान है और जो हमारे हमारे जहन में है नहीं। तो वहाँ से फिर मैंने उसको एज ए चैलेंज लिया कि मैं इसको अभी थोड़ा जाट पना भी है उसमें कि अच्छा मैं कोई नहीं तो मैं इनकी साइड हूँ। तो वो मैंने इसको एज ए चैलेंज लिया, और फिर जब इसकी स्क्रिप्ट मेरे पास नहीं आई और मैं बहुत वज़न लूज़ कर चुका था, तो फिर मैंने इसका स्क्रीन प्ले भी लिखा मेरे को राइटर उत्कर्ष नैथनी के साथ। और फिर ऊँट कुछ ऐसा बैठा कि डायरेक्टर भी हम बन गए, भी चला गया। मैं बोलने वाला था इसमें मैं सिर्फ एज एन एक्टर बोल के निकल जाऊँ जी कि अरे मैंने तो एक्टिंग की है, अभी बाकी डायरेक्टर बताएगा, वो भी नहीं है। मुझे मालूम नहीं, आप बहुत सारे मुश्किलें आपने झेली हैं इस फिल्म के दौरान। जी जी। क्योंकि राइटर खुद लिखना, फिर डायरेक्टर का भाग जाना, मतलब भाग जाना मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी, बट डायरेक्टर चले गए। और फिर आपने संभाला, क्योंकि एक इतना इंटेंस कैरेक्टर और फिर ऊपर से डायरेक्शन आसान काम नहीं है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आसान काम नहीं था। और जैसे जैसे मैं एक्टिंग से राइटिंग में आया तो मुझे समझ में आया अच्छा कैसे करते हैं, तो मैंने जल्दी जल्दी सीखा वो किया। ऐसे ही मैं एज ए डायरेक्टर अच्छा प्री प्रोडक्शन में क्या क्या करते हैं ये करते हैं, अच्छा फिर कौन से डिपार्टमेंट से क्या बातें करनी है, कैसे रेफरेंसेस निकालनी है, कैसे अपने आप को कम्युनिकेट करना है लोगों को। और एज एन एक्टर आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको सिर्फ एक डायरेक्टर से बात करनी है और अपना जी अपने ख्यालों में, अपनी सोच में, अपनी प्रिपरेशन में, अपनी लाइनों में आप मुग्ध रहते हैं जी। तो एज ए डायरेक्टर तो मेरा तो मतलब काम ही लोगों से बात करने का हो गया। और फिर उसके बाद मेरे को अपना शॉट देना पड़ता था। पर मैंने कभी 22 साल की 23 साल के करियर में कभी अपना मॉनिटर पे जाके शॉट नहीं देखा। मुझे खुद ही इंस्टिंक्टिवली पता होता है कि मैंने ठीक किया है कि नहीं। तो वो मुझे बहुत काम आया जी। तो इस तरह ये बढ़ता रहा। पर मैंने एक ठान ली थी जब मेरे को बहुत गुस्सा आया कि यार ऐसे व्यक्तित्व की कहानी हमारे को नहीं पता और उसके बारे में झूठ मूठ बोले जा रहे हैं लोग। तो मैंने ठान ली थी कि मैं विनायक दामोदर सावरकर की कहानी दुनिया तक लेके आऊँगा। और मैं आज यहाँ आपके सामने बैठा हूँ, मुझे 2 साल लग गए, मेरा सब कुछ दाव पे लग गया। मेरा सब कुछ मतलब मेरा कोई और काम नहीं किया। जिस हालत में मैं हूँ मैं जानता हूँ, पर ये मेरा एक उनकी तरफ हाफ हार्टेड अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए। तो बट मैं आपसे एक बात पूछूं शुरू करने से पहले, फिल्म अब जाहिर सी बात है आपने सावरकर की है और पूरी तरह से उसमें आप इन्वॉल्व रहे। सोच अगर मैं आपकी बात करूं, पसंद होगी सोच तभी आपने फिल्म की। उससे पहले क्या आपकी सोच सावरकर की तरफ, या मैं बोलूं क्रांतिकारी जो थे उनकी तरफ थी, या अहिंसावादियों की तरफ थी, या अहिंसावादियों की तरफ थी? देखिए, मैं इस फिल्म मेरे तक आने तक मैं इस बात का मैं भी गुनहगार हूँ। मुझे नहीं पता था उनकी सोच के बारे में। मैंने जब उनकी सोच पढ़ी तो उनकी सोच में ज़्यादातर चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके अंदर उनका अखंड भारत का सपना, उनका पहले पूरे भारत को जोड़ने का, उनका अंग्रेज़ों को मार मार के भगा देंगे, दैट वाज अ थिंग। जब देखिए
हिंसा अच्छी चीज़ नहीं है जी। हिंसा कतई अच्छी चीज़ नहीं है। और मैं बापू के अहिंसा के उनके ख्यालों पे और उनके जो उनका मानना था, जो उनकी सोच थी, मैं उसका बहुत कायल हूँ। मैं बापू का फ़ैन हूँ, इसमें दो राय नहीं। अभी भी हैं? अभी भी हैं। अब मैं ज़्यादा हूँ क्योंकि मैंने बापू के बारे में और पढ़ा। सावरकर जी के कंपैरिजन पढ़ने के लिए मुझे बापू के बारे में पढ़ना पड़ा। मेरे दिमाग में भी मिथ्स थे उनके, क्योंकि हमारे नॉर्थ इंडिया में थोड़ा अरे मार के ये ले लेंगे, भगत सिंह है हम लोग, सो वो थोड़ा था मेरा। पर मैंने देखा कि गांधी जी की भी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं था। वो बात पे बिल्कुल अटल थे और वो सावरकर जी से ज़्यादा मार्केटिंग वाले इंसान थे। सावरकर जी से ज़्यादा वो छवि उनको कैसे बनानी है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, कहाँ पे क्या कहना है, वो लोगों को साथ जोड़ने में, पॉलिटिक्स में सावरकर जी से बहुत आगे थे। सावरकर जी ज़्यादा क्रांतिकारी थे। तो मैंने इनका भी पढ़ा। फिर सावरकर जी की जो सोच थी वो बहुत, उनकी सोच भी बहुत क्लियर थी। मेरा ये मानना है, मुझे भी नहीं पता था हिंदुत्व था क्या। अभी आपको समझ है हिंदुत्व अच्छा रे, ये तो इस पार्टी का स्लोगन है हिंदुत्व, ये तो हिंदुत्व बैड, हिंदुत्व। तो मैं कहा यार हिंदुत्व कोई ध्यान से नहीं पड़ता है। सावरकर जी का जो हिंदुत्व था उसमें उन्होंने पहले बोला था कि हिंदुत्व एक राजनीतिक, सामाजिक, एक राजनीतिक, भूगोलिक और सामाजिक इतिहास है जी। किसी धर्म का नहीं है। जो हिंद को अपना माने, जो हिंद को सबसे ऊपर रखे, वो हिंदू है। और उसको बोला हिंदू कौन? बोले सिंधु नदी से सागर तक इस भारत विशाल देश में जो भी रहते हैं वो चाहे किसी भी धर्म, जात या समुदाय या समाज के क्यों ना हो, वो हिंदू हैं, जियोग्राफिकली हिंदू हैं। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके मैंने इंटरव्यूज़ में देख रहा था, उसमें आपने कहा कि दो चीज़ें, एक तो ये कि अगर सावरकर साहब की चल पाती ये याद हो तो 35 साल पहले हिंदुस्तान जो है वो आज़ाद हो जाता। और दूसरी इस पे बहुत विवाद हुआ है। हाँ, इससे बहुत विवाद हुआ। दूसरी चीज़ ये, जो भी चाहे गांधी जी की बात करें या सावरकर साहब की बात करें या भगत सिंह की बात करें, अक्सर देखा गया है कि जिसके हाथ में पावर होती है, कलम जो है इतिहास उसी ओर लिखती है। जी, ये बिल्कुल सच है। शिकारी ही शेर का शिकार करके इतिहास लिखता है। अगर शेर लिखेगा तो वो बताएगा इसके हाथ कांप रहे थे, पहली गोली यहाँ लगी, फिर वो गिर गया, फिर तो बहुत कुछ होता है। ये सच है कि हमारे देश में जब देश आज़ाद हुआ तो एक ही पार्टी और एक ही कुछ ही चंद लोगों को पूरी आज़ादी की स्ट्रगल जो हमारी इतने सालों चली, वो सिर्फ उन्हीं के नाम कर दी कि जैसे बाकी लोग थे ही नहीं। इस बात से मैं बिल्कुल, मुझे बहुत गुस्सा आता है इस बात पे कि एक वाइट वॉश कर दी एक ही पार्टी के लोगों ने, एक ही कुछ ही चंद लोगों ने ही पूरी आज़ादी ले ली। ये बिल्कुल गलत है। आप नेशनल आर्काइव्स में जाके पढ़िए क्या क्या नहीं हुआ है इस देश की आज़ादी की स्ट्रगल में। तो ये उनके साथ बिल्कुल हुआ। दूसरा, 35 साल पहले क्यों मिल जाती? देखिए 1900 के पहले दशक में पहले सावरकर जी ने मित्र मेला बनाया, फिर उन्होंने अभिनव भारत बनाया जो कि सीक्रेट सोसाइटीज़ थी, जहाँ पे 5-5 मेंबर होते थे हर एक शहर में, कस्बे में, जो मिलते थे, जो दूसरे 5 के बारे में नहीं जानते, सिर्फ एक के बारे में जानते थे। ऐसी सीक्रेट सोसाइटीज़ होती थी जिनमें मीटिंग्स होती थी, उसमें चीज़ें पढ़ी जाती थी, फिज़िकल एक्सरसाइज कराई जाती थी। तो वो बढ़ रहा था मूवमेंट। फिर जब तिलक जी से सावरकर मिले और उन्होंने जो, सावरकर जी वन ऑफ द फर्स्ट लोग थे जिन्होंने अपनी स्वदेशी विदेशी चीज़ों को जो आग लगाने की होली लगी थी, उन्होंने पूना में करी थी, जिसके लिए उन्हें हॉस्टल से निकाल दिया था। तब वो तिलक जी की नज़र में आ गए थे और तिलक जी उनको बहुत सराहते थे और सावरकर जी भी तिलक जी को बहुत मानते थे। फिर तिलक जी की मदद के साथ वो इंग्लैंड गए। इंडिया हाउस थे, श्यामजी वर्मा जी इंडिया हाउस चलाते थे, जहाँ वो क्रांतिकारी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देते थे। वहाँ गए, वहाँ पे उन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी बनाई और ये सारी सोसाइटीज़ अब यूरोपियन की सीक्रेट सोसाइटीज़ से मिलने लग गई थी। राइट, उस हिंदुस्तान में बंगाल की सीक्रेट सोसाइटी, पंजाब की, महाराष्ट्र की, साउथ की, सब की सीक्रेट सोसाइटीज़ आपस में बात करने लग गई थी और तब उन्होंने वहाँ से भारत बंदूकें भेजनी शुरू की थी। लेनिन की मदद से उनको बॉम्ब मैनुअल मिले थे पेरिस में, जो सेनापति बापत लेके आए थे, उनको भी इंडिया भेजा था। वो छप के लोगों में बटे थे और उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी थी कि सिख फौज में, हिंदुस्तानी अंग्रेज़ी फौज में जो सैनिक थे उनको चिट्ठी लिखी थी और सारी प्रिंसली स्टेट्स को भी लिखी थी कि हमारे। तो वो
एक बॉयल होके वो हो रहा था। ये मूवमेंट इंडिया में ही नहीं, मतलब बाहर से भी उसको ऑपरेट कर रहे थे, बाहर उसको से operate- और मुट्ठी भर अंग्रेज थे, उनका मानना था जी। इनको मारना शुरू को, इनको समझ में नहीं आएगा कौन कहीं भी कोई भी मार सकता है। राइट। और उस वक्त गांधी जी हिंदुस्तान नहीं आए थे जी। पर गांधी जी एक बहुत बड़े वो उस वक्त तक बनने लग गए थे। साउथ अफ्रीका से वो इंग्लैंड आ चुके थे, इंग्लैंड से उनके इन्फ्लुएंस हो गए थे, उनकी पत्रिकाएं छपती थी, उनके आर्टिकल्स छपते, तो गांधी जी इन्फ्लुएंशियल थे उस वक्त भी। और जब मदन लाल धिगड़ा ने करजन वाइली को मारा तो गांधी जी ने उसे डरपोक कहा था। दो चीजें मैं आपसे पूछूंगा। आपने कहा कि जब लोग उनके बारे में ऐसा बोलते हैं, सावरकर साहब के बारे में, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। बीच में बहुत विवाद उठा था उनके माफी नामों को लेके। जी। मैं पढ़ रहा था कि जो माफी नामे थे वो, आपने भी अपने इंटरव्यू में बोला कि वो माफी नामे उन्होंने कोर्ट को लिखे थे कि भाई ना कि भाई मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन दूसरी चीज ये भी थी कि जब वो बाहर आए उसके बाद ऐसा पढ़ने में भी आता है, सुनने में भी आता है कि उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लिखना या बोलना बंद कर दिया। कहाँ तक ठीक है? जब माफीनामों की बात करते हैं, पहले माफीनामे बेल प्ली होते हैं। जी, वो मैंने बोला ही, कोर्ट में दिया बेल प्ली होते हैं और उसमें जो लैंग्वेज होती है जो हमें क्लास में सिखाई जाती है ना, जब एप्लीकेशन लिखनी होती है, टू द प्रिंसिपल, योर रिस्पेक्टफुली, योर ओबीडियंटली, फॉर एवर, सिंसियरली, ऐसे लिखते हैं। तो वो लैंग्वेज वैसी थी, तो वो माफीनामे नहीं थे, बेल प्ली थी। और वो उन्होंने अपने लिए ही नहीं, जितने भी कैदी थे वहाँ पे, क्रांतिकारी थे, सबके लिए लिखी। वो समझ गए थे कि मैं यहाँ 50 साल 26 साल के लड़के को 50 साल की सज़ा हो जाए और वो वहाँ पे रिजॉर्ट में रहने लग जाएगा क्या? जी। बहुत बुरी हालत में वहाँ थे और उनको ये लगता था, उनके अंदर से उमड़ के आता था, वो पहले से भी थे कि मेरा बहुत कंट्रीब्यूशन करना है देश को। और वो खुद लॉयर थे जी, तो वो खुद लिखते थे, तो इसलिए उसका वो हो गया। और इतनी अगर माफ़ीनामे, अगर आप उनको बोले चलो माफ़ीनामा बोल लो, छोड़ा क्यों नहीं अंग्रेज़ों ने? सबको छोड़ दिया। सावरकर दो भाई थे काला पानी में, बाबा राव सावरकर जो कि विनायक से भी अनसंग है, और विनायक, इनको छोड़ा क्यों नहीं? और जब वो काला पानी से आए, रत्नागिरी जेल में आए, फिर उनको फाइनली जब रिलीज किया गया 1924 में, आई थिंक 27 साल के बाद शायद रिलीज किया, कितना है 27, फिर आगे हाउस अरेस्ट में रहे ना। जी। तो 1924 में जब वो बाहर आए तो उनके पास उनके ऊपर कंडीशनल रिलीज था। ओके, कि आप कुछ बोलेंगे अगर आप किसी पॉलिटिकल उसमें, किसी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी में, किसी रिलीजियस एक्टिविटी में वो पार्ट नहीं ले सकते। ओके। अगर उन्होंने लिया तो उन्हें वापस 50 साल के लिए काला पानी भेज दिया जाएगा। फिर वहाँ पे उन्होंने और किसी और के नाम से लेख लिखने शुरू किए, ये किए, वो किए, वो भी उन तक ट्रेस होने के चांसेस हो गए, वो भी बंद हो गए। दूसरी चीज़ जो मैं पूछा था वो ये कि जो अभी आज मैं जब आ रहा था तो मैंने डाला वीर सावरकर न्यूज़, तो उसमें आया कि रणदीप हुड्डा जो है वो इलेक्शन लड़ने वाले हैं रोहतक से। जी, मैंने भी पढ़ा जी जी जी। कहाँ से निकला है धुआं? पता नहीं कहाँ से निकला है। आग लगी थी कहीं पे? पता नहीं कहाँ से निकला है, आग तो खैर लगी हुई है। इमीडिएट कंक्लूजन तो है ही आपके सामने। जी जी जी। देखिए, मुझे पॉलिटिक्स से एवर्जन नहीं है, पर पॉलिटिक्स अपने आप में एक करियर है। और जिस तरह की सिंसियरिटी से मैं अपना ये काम करता हूँ, जब मैं पॉलिटिक्स में जाऊँगा तो भी वहाँ भी ऐसे ही काम करूँगा। पर मैं दोनों काम नहीं कर सकता हूँ। अभी मेरे अंदर बहुत सिनेमा बाकी है और मैं अब तो डायरेक्टर भी बन गया हूँ, तो मैंने बहुत फिल्में बनानी है, एक्टिंग करनी है, डायरेक्ट करनी है। तो अभी वो समय नहीं आया है कि मैं दो करियर, वैसे भी चलाने से अभी वो पॉलिटिकल करियर का स्टेप अभी मेरा नहीं आया है। बस एक चीज़ और पूछूंगा, आपने बोल दिया कि और फिल्में बनानी है और फिल्में करनी है, तो क्या रणदीप हुड्डा को रणदीप हुड्डा डायरेक्टर एक्टर से ज़्यादा बेहतर लगा? हाँ मेरे को ज्यादा अच्छा लगा, मेरे आसपास वालों को नहीं। चलिए, अच्छी बात है, आपको अच्छा लगा, क्योंकि अक्सर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना ही काम को वो क्रिटिसाइज करते रहते हैं, यार ये मैंने अच्छा नहीं किया। वो तो मैं भी करता हूँ, हर सीन में, हर शॉट में, प्रोमो में भी लोग एंजॉय कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ अच्छा ये हो सकता था, वो हो सकता था, तो मैं उसमें फिर और मेहनत करता हूँ और ढलने की कोशिश करता हूँ। चलिए, अच्छा है, इंडस्ट्री को एक और डायरेक्टर मिले एक्टर के साथ साथ। डायरेक्टर्स, अच्छे डायरेक्टर्स की कमी है इंडिया में। अरे थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया बात। थैंक यू सो मच, थैंक यू।